हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि नोड जेएस का क्या रिक्वायरमेंट है एंगुलर डेवलपमेंट में, और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम ये देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंगुलर 18 मतलब कि एंगुलर 18 में हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उसको वीएस कोड में ओपन करेंगे, उसको रन कराएंगे और ये देखेंगे कि कौन सा कंटेंट कहाँ से आता है, उसको चेंज कर करके कुछ एक्टिविटी करके भी हम देखेंगे। मतलब कि ये वीडियो आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना और प्रोजेक्ट रन कराना, प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना, इन सारे चीज़ों को सिखाएगा। ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंगुलर 18 में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट पर, और वहाँ पर आप क्या करेंगे कि अपना कोई फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और वहाँ पर कमांड लिखेंगे ng new और अपने प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद कौन कौन सा स्टेप होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर करके स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल हम अभी देखने वाले हैं। चलिए चलते हैं आप लोग को नोड कमांड प्रॉम्प्ट पर, वहाँ पर सब कुछ आप लोग का स्टेप बाय स्टेप दिखा। तो यहाँ पर सर्च करिएगा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट, लिखिएगा Node.js कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करिए। Node.js कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और यहाँ पर आप लिखेंगे, सपोज करिए कि आपने किसी ड्राइव में, डी ड्राइव में सपोज करिए आपने कोई फोल्डर बना रखा है। कोई भी फोल्डर अच्छे से बना रखिएगा जहाँ पर सारे प्रोजेक्ट क्रिएट कर करके आपको प्रैक्टिकल करना है, ताकि एक जगह सब कुछ सेपरेट रहे। तो मैंने डी ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है प्रोजेक्ट्स नेम से, उसी के अंदर इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे डी ड्राइव के अंदर, CD प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और इसमें आ गए। अब यहाँ पर मैं कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला, लिखूँगा मैं ng न्यू और न्यू एंगुलर ऐप लिख देता हूँ, न्यू एंगुलर ऐप। इस नेम से मैं सपोज करिए कि मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे इंटर हिट करूँगा तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछने लगा है, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। ये क्वेश्चन एंगुलर 7 से आने लगा है, ठीक है, एंगुलर 7 से ही आ रहा है। एंगुलर 7 में एक और क्वेश्चन पूछता था कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग। जब मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट क्रिएट होता था तो वो क्वेश्चन अब हट गया है, क्योंकि अब मॉड्यूल वाला कंसेप्ट ही हट गया है एंगुलर 17 से ही। ये एंगुलर 18 में भी मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट होंगे बिल्कुल ही स्टैंड अलोन होंगे, न्यू चेंजेस के साथ। इसमें मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, मॉड्यूल हटने से क्या फ़ायदा हुआ है, ये सब कुछ आगे हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ही कंप्लीट नॉलेज देंगे आप लोग को लेटेस्ट वर्जन का, इसलिए सीरीज के साथ अच्छे से बने रहिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। प्लेलिस्ट में जाइए, उसको बुक मार्क रख लीजिए, बुक मार्क करके रख लीजिए ब्राउजर में, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटर हिट करेंगे जो डिफ़ॉल्ट CSS है। उसके बाद पूछ रहा है, वुड यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या SSR आपको इनेबल करना है। देखिए SSR इनेबल तब करते हैं जो हमें SEO के लिए प्रोजेक्ट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, वेबसाइट वगैरह डेवलप करना होता है। SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके लिए सर्वर साइड रेंडरिंग हम इनेबल करके वेबसाइट डेवलप करते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एन प्रेस करके इंटर हिट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं आपको सर्वर साइड रेंडरिंग वाला वीडियो नहीं दूंगा, आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से सर्वर साइड रेंडरिंग इनेबल करके जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है। सारे प्रोजेक्ट में आपको SSR इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत होगा वहीं पर आप SSR इनेबल करेंगे। ये एक फीचर है एंगुलर का। आपको पता है कि एंगुलर के अंदर जो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो बनाते हैं, वो SEO फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बनता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनता है एंगुलर के अंदर। और आपको पता है कि जो मल्टी पेज एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेज होते हैं, वो SEO फ्रेंडली होता है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। जो इंडेक्सिंग होता है गूगल के ऊपर, ठीक है, ये भी नहीं पता है तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को SEO के बारे में कुछ बता दूंगा कि SEO होता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एंगुलर में अगर बनाना है वेबसाइट तब SSR इनेबल करके करते हैं। ये अब बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया गया है एंगुलर 17 से ही, 18 में भी बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया गया, इसको स्टेबल कर दिया गया है। पहले इसको करने के लिए एंगुलर यूनिवर्सल वगैरह बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता था, अब ये ईजी हो गया है। देखिए अब ये जैसे इंटर हिट किया हमने तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया, बहुत सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हो गए। यहाँ पर देखिए इतने सारे फाइल और फोल्डर क्रिएट हुए, और यहाँ पर नीचे लिख रहा है इंस्टॉलिंग पैकेजेज NPM, मतलब कि NPM कुछ पैकेजेज इंस्टॉल कर रहा है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। मतलब ये सारे पैकेजेज आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार इंस्टॉल होगा आपके लैपटॉप में, जब जब प्रोजेक्ट क्रिएट करिएगा तब तक उतने सारे पैकेजेज इंस्टॉल होंगे,
अभी जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर दिखेगा कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, उनका फोल्डर दिखेगा, उनका नेम, उसका वर्जन, सब कुछ दिखेगा। सब कुछ स्टेप बाई स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको अलग से इंटरव्यू का भी तैयारी ना करना पड़े। सब अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्रिएट होने में, क्योंकि ये सब कुछ इंटरनेट से हो रहा है। देखिए पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली, मतलब कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, मतलब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है विदाउट वार्निंग, विदाउट एरर। ठीक है, लिखा हुआ है पैकेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। देखिए इंटरनेट के स्पीड पर डिपेंड करता है, हो सकता है आपके लैपटॉप में थोड़ा सा टाइम लगे, तो पेशेंस के साथ करेंगे। और दूसरा चीज़ कि जब ये काम करेंगे तो आपके लैपटॉप में इंटरनेट इनेबल होना चाहिए, नहीं तो प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं होगा या पैकेज इंस्टॉल नहीं होंगे। पैकेज सब कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, VS कोड ओपन करूँगा। VS कोड ओपन यहाँ से ओपन करके और न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए वेलकम पेज ओपन हो जाएगा VS कोड का, और यहाँ से फाइल और ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर करने के बाद जहाँ पर भी आप डी ड्राइव में जाइएगा, डी ड्राइव में जाने के बाद जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट्स फोल्डर, उसके अंदर आपका न्यू एंगुलर ऐप जो आपने क्रिएट किया उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिएगा। तो ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा आपके VS कोड में। ठीक है, अब ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ओपन हो गया आपके VS कोड में। इतने सारे फाइल और फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आए हैं। ठीक है, और अगला चीज़ यहाँ पर देखिए, ये कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज किए गए हैं। यहाँ पर पब्लिक बन के आ गया, पहले ये पब्लिक नहीं हुआ करता था। तो सबके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, हर फोल्डर और फाइल के बारे में बताऊंगा मैं आप लोगों को, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है फोल्डर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल क्या करना है, प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, इसको रन कराना है। रन कराने के बाद देखना है कि कौन सा कंटेंट कहाँ से दिख रहा है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए प्रोजेक्ट जब क्रिएट हुआ, तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, तो सारे पैकेजेस का जो फोल्डर है यहाँ पर नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर बना हुआ है। ये सब कुछ स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोग को फोल्डर स्ट्रक्चर वाले वीडियो में भी बताऊंगा। इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं, इन सबका रेफरेंस आपके पैकेज.json फाइल और पैकेज log.json फाइल में है। इन दोनों फाइल के बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो दूंगा, एक बिल्कुल ही एक एक लाइन का मतलब समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है, डॉट के लगा 3 डिजिट्स का मतलब क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा ताकि आपको डीपली नॉलेज हो जाए। अब हम बात करते हैं कि SRC फोल्डर के अंदर आप जाते हैं तो SRC को बोलते हैं सब फोल्डर, और इसके नीचे एक बना हुआ है, इसके अंदर जो बना हुआ है ऐप फोल्डर, इसे हम एप्लीकेशन का फोल्डर बोलते हैं। और इसी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर आपके कंपोनेंट्स क्रिएट होकर आते हैं, जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होकर है इसी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर क्रिएट होकर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मॉड्यूल क्रिएट होकर नहीं आया है, मॉड्यूल कोई भी क्रिएट करके नहीं आया है। पुराने वर्जन्स में Angular 17 से पहले, मतलब Angular 16 तक यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल क्रिएट होकर आता था, जिसका नाम हुआ करता था app.module.ts फाइल। अब मॉड्यूल का कंसेप्ट हट जाने से सारे कंपोनेंट्स अब स्टैंड अलोन क्रिएट होंगे। पहले मॉड्यूल का कंसेप्ट था, जितने भी कंपोनेंट क्रिएट होते थे, चाहे हम क्रिएट करते थे, वो सारे कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल का पार्ट हुआ करता था। लेकिन अब वैसा कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया है। मॉड्यूल का कंसेप्ट बीच में से हटा दिया गया, सारे कंपोनेंट, सर्विस, सब जो भी चीज़ें क्रिएट किए जाएंगे सब कुछ स्टैंड अलोन होंगे। किसी का भी किसी मॉड्यूल से कोई मतलब नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होंगे सारे। तो इसीलिए Angular 17 हो चाहे Angular 18 हो, आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ना होगा, तभी आप सारे कंसेप्ट को सीख पाएंगे। ठीक है, ये सारे क्रिएट होकर आ गए हैं। राउट्स क्या है, कन्फिग फाइल क्या है, इसका क्या मतलब है, सब फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, फोल्डर स्ट्रक्चर की वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा। इसको रन कराते हैं एक बार, टर्मिनल में चलते हैं, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा ng-serve। ठीक है, ध्यान रहे कि जब ng-serve लिखते हैं तो आपके इसी फोल्डर के अंदर होना होगा जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से इस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करते हैं, बाहर वाले फोल्डर में ही रहते हैं और ng-serve करते हैं तो रन नहीं करता है, फिर कमेंट करते हैं सर मेरा एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जिस नेम से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसी फोल्डर के आप अंदर हैं कि नहीं, यहाँ पर वो सिलेक्टेड आना चाहिए। ठीक है, अब ng-serve करेंगे तो ये क्या करेगा कि इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करेगा और रन करेगा और एक URL दे देगा कि लोकल होस्ट 4200 पर आप इसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो लोकल होस्ट 4200 Angular का बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है,
इसी पोर्ट पर रन करेगा। आप चाहें तो इसके पोर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, ng-serve -port इक्वल टू दिस पोर्ट नंबर आप दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि एंगुलर का प्रोजेक्ट ओपन अपने आप रन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में जाकर ओपन हो जाए तो ng-serve -o लिख देंगे तो उस ब्राउजर में जाकर जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउजर होगा अपने आप ओपन भी हो जाएगा। तभी ओपन नहीं हुआ है, हमने ओपन नहीं लिखा है, ng-serve -o या ng-serve ओपन लिखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हमने किया नहीं तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि लोकल हॉटस्पॉट 200 पर जाकर इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो ब्राउजर पर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लोकल हॉटस्पॉट 200 और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो हेलो पेज है यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से दिख रहे हैं, इसके लिए आपको चलना होगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है जिसे हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं वो है आपका ऐप कंपोनेंट। जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट अपने आप क्रिएट होकर आएगा। ठीक है, और उस कंपोनेंट को हम रूट कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट और ts फाइल क्रिएट होकर आता है और इस कंपोनेंट के अंदर आप जाएंगे तो एक टेम्पलेट URL दिया हुआ है जहां पर आप एक HTML के फाइल का पाथ दिया हुआ है ऐप कंपोनेंट और HTML, तो यही फाइल जाकर ओपन हो रहा है। ठीक है, यही सब चीज़ जाकर वहाँ पर दिख रहा है। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर इस कंपोनेंट का सेलेक्टर रखा हुआ है। इस कंपोनेंट का सेलेक्टर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर index.html यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंपोनेंट का सेलेक्टर रखा हुआ है जो इस कंपोनेंट को लोड कर रहा है। क्यों? क्योंकि एंगुलर का एप्लीकेशन जो होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करता है तो index.html ही एक सिंगल पेज है, बाकी सारे कंपोनेंट होंगे। ठीक है, पेज एक ही रहेगा। इसके बारे में भी आगे मैं आपको वीडियो दूंगा, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, एंगुलर एप्लीकेशन का बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन सा फाइल पहले लोड होता है, कहाँ पर आपका कंपाइलर फर्स्ट टाइम जाता है, फिर फाइल किस फाइल को सेलेक्ट करता है, सब कुछ आपको समझाएंगे। कंपेयर करके भी बताएंगे कि पुराने वर्जन्स में बूटिंग प्रोसेस क्या हुआ करता था, अब बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाएंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज हो। इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना है तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं। कंप्लीट एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ाया जाता है। RxJS लाइब्रेरी जो बहुत लोग नहीं पढ़ाते वो भी हम लोग अपने लाइव क्लास में पढ़ाते हैं, जो कि एंगुलर का हार्ट होता है। एंगुलर के अंदर एंगुलर मटेरियल, बूटस्ट्रैप, jQuery भी यूज करना सिखाया जाता है। API इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें कि ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है विद ऑल फंक्शनैलिटी लाइक ऐड टू कार्ट, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एजुकेशन, सब कुछ सिखा दिया जाता है। ठीक है, विद मिनिमम प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में आप लोग को कंप्लीट एंगुलर का नॉलेज दिया जाता है, वो भी कॉर्पोरेट लेवल का। 3 महीने का कोर्स होता है। 3 महीने का कोर्स अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, उतना नॉलेज हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर एक डेवलपर से पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके सिलेबस देखिए और बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर्स भी हैं उस पर कॉल करिए और इंक्वायरी करके बैच चूज कर सकते हैं। एंगुलर 18 का भी नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर आकर आपका कंपोनेंट लोड हो जाएगा, यही सब कुछ दिख रहा है। अगर मैं इन सब चीज़ों को हटा दूँ यहाँ से, देखिए बिल्कुल डिलीट कर दिया तो ये पेज ब्लैंक हो जाएगा। देखिए ब्लैंक हो गया, और इस पेज पर मैं कुछ लिख दूँ तो दिखने लगेगा, मतलब यही पेज आपका ओपन हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया div स्टाइल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, उसके बाद मैंने H1 एक लिया और यहाँ पर लिख दूँ मैं वेलकम टू साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो ये चीज़ दिखने लगेगा वहाँ पर ब्राउज़र में, अब ये दिखने लगेगा वेलकम टू साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। कहने का मतलब ये है कि आपका यही HTML पेज जिसका लिंक ऐप कंपोनेंट और TS फाइल के टेम्पलेट URL के अंदर दिया हुआ है, यही जाकर index.html पर लोड हो रहा है। आगे अब बाकी सारे वो भी दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो कैसे उसको लोड करेंगे, स्टैटिकली लोड कैसे करेंगे, डायनेमिकली कैसे लोड करेंगे, सब कुछ आगे आने वाले वीडियोज में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लिख डाला हुआ है। आगे आने वाले वीडियोज में आप लोग को एक एक लाइन का मतलब, इस सबका मतलब समझाऊंगा, इस सबका मतलब है क्या। ठीक है, अभी तो मैं बस हेलो के प्रोजेक्ट में आप लोग थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट एक्टिविटी करके दिखा रहा हूँ, सबके बारे में एक एक लाइन का मतलब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखिए टेम्पलेट URL, यही आपका टेम्पलेट URL में एक HTML फाइल का पाथ होता है जिसको लोड करते हैं। आप चाहें तो आप इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं, लेकिन इनलाइन HTML लिखेंगे तो आप क्या होगा, यहीं पर आप टेम्पलेट लिख सकते हैं।
देखिए जैसे टेम्पलेट लिख रहे हैं तो क्या है, दो चीज़ आ रहा है, टेम्पलेट और टेम्पलेट इवाल। टेम्पलेट में क्या होता है कि आप यहीं पे इनलाइन लिख सकते हैं, और टेम्पलेट इवाल में किसी HTML फाइल का पाथ देना होता है। ये HTML फाइल मतलब कि नॉर्मल HTML फाइल नहीं होता है, ये कंपोनेंट का टेम्पलेट फाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप मल्टी लाइन में अगर HTML लिखना है तो टिक्स का साइन देंगे, और यहाँ पर आप जो भी चीज़ें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने H1 लिया और लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और H1 को मैं जैसे ही क्लोज करूँगा तो अब देखिए जो आपका इस पेज का जो लिंक था ये हट जाएगा। जो आपका वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज दिख रहा था ये हटकर अब हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा ब्राउजर पर। देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। मतलब इनलाइन HTML भी लिख सकते हैं, ये प्रोविजन है, लेकिन एंगुलर इसको रिकमेंड नहीं करता। एंगुलर बोलता है कि अगर आपको एक दो लाइन का HTML लिखना है तो आप लिख लीजिए, नहीं तो अगर बड़ा HTML लिखना है तो आप टेम्पलेट URL यूज करिए, सेपरेट फाइल रखिए ताकि आपका सेपरेट कोड हो, कोड सेपरेशन का कंसेप्ट यूज करें। नहीं तो आप यहीं पर HTML भी लिखेंगे, यहीं पर लॉजिक भी लिखेंगे, तो ये TS फाइल जो है यहाँ पर टाइप का कोड लिखे जाएंगे, लॉजिक्स लिखे जाएंगे इस पेज पर, सारा डिजाइन यहाँ पर किया जाएगा। तो सब कुछ आप यहीं पर लिखेंगे तो ये पेज कम्प्लेक्स हो जाएगा, मेंटेन करने में दिक्कत होगा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे देखिए स्टाइल URL दिया हुआ है। स्टाइल URL में एक CSS फाइल का पाथ दिया हुआ है, मतलब इस कंपोनेंट का अपना लोकल CSS फाइल का पाथ, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें लिख देंगे इस फाइल के CSS में तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। और एक ग्लोबल CSS भी दिया हुआ है style.css, यहाँ पर जो लिखेंगे तो इंटायर HTML में, इंटायर एप्लीकेशन में जिसका अपना लोकल CSS नहीं सब पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं देता हूँ ग्लोबल में H1 का बैकग्राउंड कलर रेड, तो देखिए अब इस कंपोनेंट का लोकल CSS जो है component.css इस पर कुछ भी नहीं है तो इसका रेड हो गया होगा। ठीक है, और जैसे इसका लोकल CSS दे दूंगा, लोकल CSS दे दूँ मैं H1 बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब ब्लू हो जाएगा, लोकल ग्लोबल को ओवरराइड कर देखिए ब्लू हो गई। तो मतलब हर कंपोनेंट का अपना लोकल CSS होता है। कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे तो 4 फाइल क्रिएट होता है, एक TS फाइल जहाँ पर लॉजिक लिखेंगे, HTML का फाइल जहाँ पर उसका डिजाइनिंग करेंगे, और एक CSS का फाइल जहाँ पर उसका लोकल CSS लिखेंगे, और एक spec.ts फाइल होता है जो टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो 4 फाइल क्रिएट होगा ही होगा। और एक global.css फाइल होता है जो रूट पर होता है, यहाँ पर जो CSS लिखते हैं तो सारे कंपोनेंट पर अप्लाई होता है जिनका अपना लोकल CSS नहीं है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट का सारा मेटा डेटा है। इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले वीडियोज में आपको डीपली बताने वाले हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ही मायने रखता है अगर एक डेवलपर के लिए। आपको हर फोल्डर, हर फाइल का यूज और मतलब समझ में आना चाहिए, तभी एक आप अच्छा डेवलपर बन पाएंगे और किसी इंटरव्यू में किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। किसी फाइल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बूटिंग प्रोसेस पूछा जा सकता है, वर्क फ्लो पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब सारे फाइल और फोल्डर के बारे में आपको पता हो, एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे उसको रन कराते हैं, कैसे उसमें चेंज करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।